गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। जैसा कि हम अभी पिछली कक्षाओं में विसर्ग संधि हम कर रहे थे, जिसका आज चौथा भाग हम करेंगे यहाँ पर। तो विसर्ग संधि जो है ना, बड़ा अच्छा की विषय है, ठीक, बहुत ही अच्छा है। और मैं तो कहूँगा वैज्ञानिक अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो विसर्ग को तो हम उच्चारण कर करके ना कहीं अपने रोगों की जो समाप्ति कर देते हैं, अपने रोग का निवारण कर लेते हैं, है ना। जैसे ये देखिए आप, ये सारे वो तत्सम शब्द हैं जो हिंदी में प्रचलित हैं और विसर्गांत हैं ये सभी, ठीक है ना। मनः, यशः, तेजः, पुनः, स्वः, तीरः, कपाल भाती। आप प्राणायाम करते होंगे तो वहां पर कपाल भाती करते हैं ना। तो यहां पर यदि हम उच्चारण शुद्ध करें और विसर्ग का उच्चारण करें तो यहां भी कपाल भाती हो जाती है हमारी। इसलिए जो विसर्ग संधि है ना, बड़ा मजेदार विषय है, तो बड़े आनंदित उससे आप इसको पढ़ें। तो पहले हमने इससे पहले क्या किया पिछली कक्षाओं में, विसर्ग संधि कहते किसको हैं, और विसर्ग संधि में ना विसर्ग में कितने प्रकार के विकार होते हैं। 7 प्रकार के विकार हमने वहां बात की थी कि विसर्ग को ओ भी बनता है, विसर्ग को र भी बनता है, विसर्ग को लोप भी हो जाता है, विसर्ग को विसर्ग भी रहता है, और विसर्ग को श श श यानी तीनों प्रकार के श भी बन जाते हैं, ठीक है ना। तो हम 4 नियम पढ़ चुके हैं। पहला ओ, दूसरा र, तीसरे में विसर्ग लोप और चौथे में विसर्ग को विसर्ग। एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, जो हमारी जो हमने तीसरा नियम किया था ना, वहां एक छोटी सी त्रुटि है, उसको आप ठीक कर लें। वहां हमने क्या बात की थी कि विसर्ग के बाद आ को छोड़कर वहां बोला था, लेकिन वहां क्या करना है हमने, अ को छोड़कर, मात्र अ को छोड़कर अगर कोई भी स्वर आ जाए तो क्या करेंगे हम, वहां पर विसर्ग को जो है ना वहां लोप कर देंगे। ये वहां पर बात थी। वहां गलती से क्या हो गया कि आ को छोड़कर, आ को नहीं, केवल मात्र ह्रस्व अ को छोड़कर, ये वहां ठीक कर लें, ठीक है। और उसके जो है ना दो उदाहरण हैं, वो मैं 4 हमने वहां पर कर लिए थे, उसके 2 उदाहरण और कर लें हम। जैसे ये है पयः आदि, ये है ना पयः आदि। तो हमने वहां पर ये उदाहरण नहीं किया था क्योंकि हमने नियम में थोड़ा सा वहां त्रुटि हो गई थी कि आ को छोड़कर, विसर्ग से परे यानी विसर्ग के बाद आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो हम क्या करते हैं, विसर्ग का लोप कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा उसको हमने ठीक करना है, विसर्ग से परे, विसर्ग के बाद ह्रस्व अ को छोड़कर, केवल मात्र अ को छोड़कर, ये करना हमने वहां पर, उसको ठीक कर ले, ठीक है ना, ताकि समय रहते गलती को सुधारा जा सके और भविष्य में ऐसी हमारे से कोई गलती ना हो, उसको समझ लें हम। पया आदि, तो इसको क्या बन जाता है, पया आदि, ठीक। जैसे तेजः, आभास, आभास, ये है ना, तो यहां भी आ है, ठीक। हमने छोड़ना, केवल अ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो, ये ध्यान रखें वहां पर, ये वहां पर ठीक कर लें। जब नियम 3 किया था हमने, तो इसका बन जाएगा तेज आभास, आभास, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना 6, केवल मात्र 6 शब्द ऐसे हैं जहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है। ये नियम 3 जब हमने किया था ना, विसर्ग का लोप कहां करते हैं हम, कैसे करते हैं, वहां पर इसको कर लें आप। ये जो 2 उदाहरण हैं, 4 वहां पर हमने किए थे, 2 उदाहरण ये हो रहे हैं। ये केवल मात्र 6 उदाहरण ऐसे हैं जहां पर विसर्ग का लोप होता है, ठीक है। इस त्रुटि को पहले ठीक कर लें हम। इसके बाद आज हम नियम की बात करेंगे 5, नियम 5, 6 और 7। जो हमारे तीनों श हैं, चाहे वो दंत्य है, चाहे तालव्य है, चाहे मूर्धन्य है, वो कैसे बनते हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा नियम 5। क्या था, विसर्ग को सब ये बनाना है। ये कैसे बनेगा इसको समझें। यदि
विसर्ग के बाद त या स हो। ध्यान दें, विसर्ग के बाद या तो त हो या स हो, और ये हम पहले भी कर चुके हैं। स नियम 4 में हमने किया था कि कहां बनता है, यदि विसर्ग से परे क हो या प हो, वहां भी था ये। वहां एक अपवाद था, क्योंकि विसर्ग को विसर्ग, मनः कामना, उसको विसर्ग को विसर्ग होता है। लेकिन वहीं पर नमःकार, नमस्कार, कुछ ऐसे शब्द थे वहां पर जो अपवाद थे, वो हमने नियम 4 में किए हैं। नियम 5 में केवल वही बात करेंगे जहां पर विसर्ग को दंत्य श बनता है। यदि विसर्ग के बाद त या स हो तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। ये नियम 5 है हमारा, ठीक है। यानी विसर्ग को स कहां होता है, किस स्थिति में होता है। अब इसी के हम कुछ उदाहरण देख लें। जैसे हम करते हैं ना, नमः ते, ये है विसर्ग है। विसर्ग के सामने क्या है, त है। हमने यही तो बात कही, चाहे तो त हो चाहे स हो, ये दोनों स्थितियां बनेगी। यहां एक स्थिति बनेगी, विसर्ग के बाद त भी हो सकता है, स भी हो सकता है। जहां कहीं भी आपको ये नजर आए तो आपने क्या करना है, वहां पर विसर्ग को स करना है, दंत्य स करना है, ठीक है ना। जैसे नमस्ते, नमस्ते, ठीक। किसी को नमस्ते करते ना, नमस्ते, ऐसे तो नहीं करते नमस्ते, हाय हेलो, तो ऐसे होता है। लेकिन यहां हर शब्द का कोई ना कोई कारण होता है। जो उच्चारण करते हैं वही हमारे शरीर के हाव भाव प्रकट करते हैं उसको। किसी को नमस्ते करेंगे हम ऐसे नमस्ते, अपने आप ही नमस्ते, हमारा जो गर्दन है ना, हमारा जो सिर है वो अपने आप झुक जाता है जब नमस्ते बोलेंगे। हाय हेलो में तो नहीं झुकता। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक कारण है। हिंदी और संस्कृत जो शब्द हम यहाँ पर उच्चारित करते हैं उनसे हमारे जो शरीर के भाव भी प्रकट होते हैं। हमारे मन के भाव, हमारे जो शरीर की क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो उसके साथ होती है ना। तो नमस्ते, अब विसर्ग के सामने क्या है, त है, तो विसर्ग को क्या कर दिया हमने, स कर दिया, ठीक है। और इनमें से कोई उदाहरण देख लें। जैसे मना से ले लेते हैं, मना ताप है, मनः ताप, मनः ताप, तो विसर्ग है। विसर्ग के सामने क्या है, त है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। ये बन जाएगा मनस्ताप, ठीक। नियम से हम समझ सकते हैं। इसके जो 7 नियम हैं, 7 विकार, हमने कहा था ना कि 7 विकार होते हैं विसर्ग में, कौन कौन से, कब कब, कैसी स्थिति में होंगे, वही हम सारी बात कर रहे हैं, है ना। ये 5वां नियम हम कर रहे हैं जहां पर विसर्ग को स होता है। मनः ताप क्या बन जाता है, मनस्ताप। इसी प्रकार से और कोई उदाहरण देखते हैं। पुनः से ले लेते हैं, पुनः स्मरण, पुनः स्मरण, यह है ना स्मरण। तो देखिए विसर्ग के सामने क्या है, स है, त हो या स हो, स है ना, तो विसर्ग को भी क्या करना है, स कर देना है। तो ये बन जाएगा पुनस्मरणम, स्मरण, ये बन जाता है, ठीक है ना, पुनस्मरण, ठीक है। और मनः संताप भी इस प्रकार से बनेगा, मनः संताप, ये है। यहां विसर्ग है, विसर्ग के बाद त हो या स हो तो विसर्ग को स कर देंगे, मनस संताप बन जाएगा ये। विकार तो हमने विसर्ग में करना है ना केवल मात्र, बाकी तो ये जो उत्तर पद है, जो दूसरा पद है, वो तो वैसे ही रहेगा, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल विकार विसर्ग में होता है,
ये ध्यान रखना है, और उसकी जितने भी नियम है उसको आप ध्यान से समझ लें, ठीक है ना। विसर्ग के बाद क्या है, स है, तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। तो ये नियम 5 था हमारा कि विसर्ग को स हम कहाँ बनाते हैं, कौन सी स्थिति में बनाते हैं, कैसे बनता है, ठीक है। इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में लिख सके, आराम से उसको कर सकें, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नियम है वो है छठा नियम। उसमें हम क्या करेंगे कि विसर्ग को तालव्य स कैसे बनता है, श कैसे बनता है, ठीक है ना। देखिए ये नियम है हमारा, छठा नियम है, इसको हमने श कर दिया। कौन सी वो स्थिति होगी जहां पर विसर्ग को श होगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, लिख लेते हैं, यदि विसर्ग के बाद च छ श, 3 वर्ण। तो हमने क्या पढ़ा यहां पर, यदि विसर्ग के बाद च हो, छ हो या श हो तो विसर्ग को श हो जाता है, श हो जाता है, ठीक है। यानी क्या है, विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, चाहे तो च हो या छ हो या श हो, ये स्थिति बनती है। इस स्थिति के बनने पर हम क्या करेंगे, विसर्ग के स्थान पर श कर देंगे, ठीक है ना। अब हम इसका कोई उदाहरण देख लें, जैसे यहां लिख देते हैं मनः चिकित्सक, ठीक है। बहुत अधिकतर गलती यहां पर देखने को मिलती है, हम कहते हैं ना किसके पास, कौन से डॉक्टर के पास गया, हम बोलते हैं ना मनोचिकित्सक के पास गया, ये शब्द का उच्चारण करते हैं, जो गलत है। ये कोई भी शब्द नहीं है, मनोचिकित्सक ये अशुद्ध है, ठीक है। शुद्ध जो बनता है, देखिए नियम क्या है, ये हमने ना ये लेखन करना है इसका, ना हमने उच्चारण करना है, ठीक है। इसको क्या बनाएंगे हम, विसर्ग के बाद यदि च हो तो विसर्ग को क्या करेंगे हम, श कर देते हैं, यानी क्या बनेगा, मनश्चिकित्सक बनता है। मनोचिकित्सक कभी नहीं होता, मनोचिकित्सा नहीं होता, वहां भी मनश्चिकित्सा बनता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा मनश्चिकित्सक, ये बनता है शुद्ध, मनोचिकित्सक नहीं बनाना हमने, ठीक है। तभी तो नियम लिखते हैं हम। अब नियम जो है ना, यदि हमें नियम पता होगा कि विसर्ग का श कहां बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां समझ लेंगे कि विसर्ग के बाद तो च है, तो जहां भी च होगा तो विसर्ग को जो है हम तालव्य श कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देख लेते हैं, यहां से हम पुनः से ले लेते हैं, ये ना पुनः है, पुनः पुनः च, पुनः च, हमने च वाले लेने हैं, विसर्ग के बाद च हो, छ हो या श हो, यहां च है तो ये बन जाएगा पुनश्च, पुनश्च, ठीक है। ये मनोचिकित्सक है ना, मनोचिकित्सा भी इसी प्रकार से बनता है, ये भी ध्यान रखना हमने। लिख देता हूं मैं यहां पर, देखिए मनः चिकित्सा, ये है मनोचिकित्सा लिखते हैं, बहुत जगह पर मैंने देखा है लिखा हुआ कि मनोचिकित्सा, मनोचिकित्सक, वो सब गलत है, वो अशुद्ध है।
हमने क्या करना है, विसर्ग के बाद च है, मनश्चिकित्सा करना है, मनश्चिकित्सा, मनश्चिकित्सा, ठीक है, ये है मनश्चिकित्सा है, ये शुद्ध है, ये करना हमने। और इसी प्रकार से हम उदाहरण ले लें, जैसे कह से लेते हैं, कह चित, देखिए कह चित, ठीक है, तो यहां विसर्ग है, सामने च है, तो ये क्या बन जाएगा, कश चित, ठीक है। यानी विसर्ग के बाद च हो, छ हो या श हो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इसको श बन जाता है। एक उदाहरण लेते हैं हम श वाला, यशः शेष, यशः शेष, ये है, यश ही शेष है जिसका, है ना, जिसका यश मान सम्मान जो है शेष है। तो देखिए विसर्ग है, विसर्ग के सामने क्या है, श है, तो विसर्ग को भी क्या कर देंगे हम, श कर देंगे, तो ये बन जाएगा यशः शेष, यशः शेष, ये स्थिति बनेगी, ठीक है ना, यशः शेष। मनः चिकित्सक, मनश्चिकित्सक, पुनः च, पुनश्च। अब पुनश्च कैसे बनता है, कौन सा स आएगा, ये हम तब समझेंगे जब हमें नियमों का ज्ञान होगा। कहीं यहाँ हम दूसरा श ना कर दें, दंत्य श ना कर दें, या मूर्धन्य श ना कर दें, इसी के लिए जो है वो नियम होते हैं। अगर हम नियमों को पढ़ लेंगे ना, ध्यान से समझ लेंगे, फिर हमें दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो विसर्ग के बाद च वर्ण हो, छ वर्ण हो या श वर्ण हो, कोई सा भी वर्ण विसर्ग के बाद आता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, श करना है, ठीक है। ये हमारा है छठा नियम, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद जो हमारा अंतिम नियम है, जो हमारा अंतिम विसर्ग में जो विकार होता है, वो कौन सा था, विसर्ग को स यानी मूर्धन्य स, वो करेंगे हम, कि वो कौन सी स्थिति होती है जहां पर हम मूर्धन्य विसर्ग को मूर्धन्य स करेंगे। वो नियम होगा हमारा सातवां नियम। और एक ना साथ साथ लिखें जरूर, ठीक है ना, अगर आप साथ साथ लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा वो, और लिखने का अभ्यास, और उसको साथ साथ जब लिखेंगे अपने हाथ से तो बहुत अच्छे से समझ लेंगे आप। नियम 7 यानी जो विकार उसमें है वो 7, ये कह सकते हैं हम कि नियम 7 का मतलब यानी विसर्ग में जो 7वां विकार कौन सा होता है, कौन सा होता है वो होता है मूर्धन्य श, ये होता है। अब ये कहां बनता है, यहां पर दो स्थितियां बनती हैं हमारी, ठीक है ना, दो स्थितियां बनती हैं। पहली मैं जो स्थिति बता रहा हूं वो क्या है, यदि विसर्ग के बाद ट या श हो, कौन कौन से वर्ण हो, ट हो या स हो, इनमें से कोई भी आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग, ये नियम जरूर लिखना है आपने, ठीक है ना, नियम जरूर लिखना है, रट्टाफिकेशन या रटंत ना करें हम उसको, हमने उदाहरण नहीं रटने हैं, नियम को समझना है, उसके बाद उदाहरण हम आराम से समझ लेंगे। हमें नियम तो पता होना चाहिए कि जो मूर्धन्य स है विसर्ग को, वो बनता कैसे है, किस स्थिति में बनेगा, वो क्या नियम होगा, ठीक है ना। तो यदि विसर्ग के बाद ट वर्ण हो या स वर्ण हो, वहां पर क्या था, त हो या स हो, यहां क्या है, ट हो या श हो। देखिए एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा, यहां पर देखो, यदि विसर्ग के बाद दंत्य स है, दंत्य वर्ण कोई भी है, दंत्य वर्ण है, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, दंत्य स हो जाएगा। एक साधारण सी सामान्य सी बात बता रहा हूं, यदि
क्योंकि हम जहां दुविधा में कहां फंसते हैं हम, कि जहां तीनों स की बात हो, ठीक है ना, कि मूर्धन्य स कहां बनता है, दंत्य कहां बनता है, तालव्य कहां बनता है। अब देखिए, विसर्ग के सामने जिस भी वर्ग का वर्ण होगा उसी वर्ग का स बनेगा। उच्चारण स्थान से हम कर लेते हैं कि दंत्य वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्थान दंत हो। यहां क्या किया था हमने, स हो या त हो, है ना। तो जो उस दंत, ये हमने किया था ना वहां पर उच्चारण स्थान जब हमने किए थे, तो विसर्ग के सामने यदि दंत्य वर्ण आ गया कोई भी जिनका उच्चारण स्थान दंत है तो स, दंत्य स हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद तालव्य है, इचु यश तालु, ये था ना, इचु यश तालु, यानी यहां पर जो च हो, छ हो या श हो, ये किया हमने इससे पहले, तो वहां पर कौन सा श हो जाएगा, तालव्य श हो जाएगा। और यदि विसर्ग के बाद कोई भी मूर्धन्य वर्ण आ जाए, ये देखिए ऋतु रस मूर्धा किया था ना, ट हो या श हो, तो मूर्धन्य होगा, तो स कौन सा हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा। ये जो तीनों स्थितियां हैं ये अपने आप में ही सब कुछ बता रही हैं। विसर्ग के बाद दंत्य वर्ण कोई भी आ गया तो दंत्य स होगा, विसर्ग के बाद तालव्य आ गया वर्ण तो तालव्य स होगा, अगर विसर्ग के बाद मूर्धन्य होगा तो मूर्धन्य स बन जाएगा। ये कब समझेंगे, जब आप उच्चारण स्थान आपको पता होंगे। और उच्चारण स्थान कब पता होंगे, जब आप उच्चारण स्थान वाली हमारी जो कक्षा हुई है उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। ये मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि आपने व्यवस्थित और क्रम से तैयारी करनी है। अब मैं यहां पर दंत्य वर्ण या तालव्य, जिस विद्यार्थी ने, जिस बच्चे ने उच्चारण स्थान का ज्ञान नहीं है जिसको, या जिसने उच्चारण स्थान नहीं समझे पड़े हैं, वो क्या समझेगा कि दंत्य वर्ण क्या होते हैं, तालव्य क्या होते हैं, मूर्धन्य क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान दांत है वो दंत्य वर्ण होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है वो तालव्य होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है वो मूर्धन्य होते हैं, ठीक है ना। तो आपने अगर वो कक्षा, वो वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देख लें, उच्चारण स्थान, ठीक है ना। तो यानी ये आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों जो श है ना अपने ही वर्ग के साथ होंगे, यानी विसर्ग के साथ जो अपने वर्ग का होगा वर्ण, तो वो अपने ही वर्ग का स बनेगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहां पर दो स्थितियां बनती हैं। देखिए, विसर्ग के बाद ट या स हो तो विसर्ग को स हो जाता है, विसर्ग को स हो जाता है, ठीक। अब इसका उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे धनु टंकार है ना। अब ट है, अब जिस उच्चारण स्थान का ट है ये ऋतु रस मूर्धा, मूर्धा है, तो स भी कौन सा होगा, मूर्धन्य होगा। ये भी कह सकते हैं, अभी हमने लिखा था ना कि विसर्ग के सामने जिस भी उच्चारण स्थान का जो है ना वर्ण होगा उसी उच्चारण स्थान वाला स होगा। दूसरा, अगर मैं नियम की बात करूं, यदि विसर्ग के बाद ट या स हो तो विसर्ग को स हो जाता है। देखिए, विसर्ग के बाद क्या है, ट है, तो इस विसर्ग को हमने क्या करना है, ये स करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा धनुष टंकार, धनुष की टंकार, ये बन जाएगा धनुष टंकार, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, नियम पढ़ो, ध्यान से देखो और उसको उदाहरण देख लीजिए, दो चार जितने भी होते हैं। यहां पर एक अन्य उदाहरण ले लेते हैं, चतुहु षष्ठी, चतुहु षष्ठी। देखिए, अब यहां विसर्ग है ना, विसर्ग के सामने क्या है, मूर्धन्य श है, ठीक है ना। देखिए, श है, ट हो या स हो, यही तो कहा ना नियम में, तो श है ना, तो विसर्ग को भी क्या हो जाएगा, ये श हो जाएगा, मूर्धन्य श। तो ये बन जाएगा चतुष षष्ठी, ये बन जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा नियम था, सातवां। इसकी दो स्थितियां हमने बात की थी। पहली स्थिति क्या बनती है, जहां पर
विसर्ग के बाद ट या स हो तो विसर्ग को स हो जाता है। और जो दूसरी स्थिति बनेगी वो क्या बनेगी वो हम समझ लेते हैं। देखिए, एक तो ये स्थिति बनती है यहां पर, दूसरी स्थिति इसी की बनेगी, वो बनेगा विसर्ग को स ही, मूर्धन्य स ही बनता है। वो क्या होता है, यदि विसर्ग से पहले, ध्यान देने की बात है, ई या ऊ हो, ठीक है ना, ई या ऊ, यानी ये देखिए आप, ई वाले जो हैं यहां पर जो शब्द हैं तत्सम, ई वाले भी हैं, ऊ वाले भी हैं और अ वाले भी हैं। यानी कहने का भाव क्या है कि वहां पर अ नहीं होना चाहिए विसर्ग, जब अ के साथ विसर्ग नहीं होना चाहिए, किसके साथ हो, ई के साथ हो या ऊ के साथ हो, ठीक है। और उनसे परे क्या हो, क हो, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, और उसके बाद क प म वर्ण हो, इनमें से कोई भी हो सकता है, वर्ण हो तो विसर्ग को श हो जाता है। यहां पर दो स्थिति बनी, पहली क्या थी, विसर्ग के बाद त हो या श हो तो विसर्ग को मूर्धन्य स बन जाएगा। दूसरी स्थिति क्या बनती है, यदि विसर्ग से पहले ई ऊ, यानी ई या ऊ में विसर्ग हो, ध्यान रखना है, ई ऊ में, ई वाले हैं और ऊ वाले हैं, इनमें विसर्ग हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, श हो जाता है। जैसे हमने उदाहरण ले लिया, बही का ले लेते हैं, बही, बही ही बोलेंगे तो इसको ऐसे, बही ही कृत। देखिए क है, विसर्ग के ई है, यहां पर ई में क्या है, विसर्ग है, बही ही, ई में है विसर्ग, और सामने क्या है, उसके बाद क है। यहां पर इनमें से ए होना चाहिए ना, क हो, प हो या म हो, तो क है तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, बहिष्कृत, ठीक है, क्या बन जाएगा, बहिकृत, बहिष्कृत, ठीक है। और अगर यहां अन्य चतुः शब्द लेते, चतुः, चतुः पद यानी चार पद, ठीक है, चतुः पद। देखिए क्या कहा, क हो, प हो या म हो, ऊ है यहां पर, ई ऊ होना चाहिए, अ ना हो वहां पर, यह भी ध्यान रखना है, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और उसके बाद क, ये यहां प है ना, विसर्ग ऊ से परे, ऊ में क्या है, विसर्ग से पहले क्या है, ऊ है, और विसर्ग के बाद क्या है, प है, तो विसर्ग को श हो जाता है, ये बन जाएगा चतुष्पद, ठीक है, चतुष्पद। और अन्य उदाहरण ले लेते हैं यहां से, वी का, आवी है, जैसे आवी है ना, आवी, हम लिख देते हैं यहां पर आवी ही, और कार है ना, आवी ही कार। अब ई में विसर्ग है यहां और सामने क्या है, क है, तो क्या बन जाएगा, आविष्कार, आविष्कार, ये आविष्कार, ये बन जाता है, ठीक है। वपु है, ये वपु है, वपुहमान, वपुष्मान, मां भी तो होना चाहिए ना, मां, इसका भी एक उदाहरण कर लेते हैं, वपुहु और मान, ठीक। देखिए ऊ विसर्ग से पहले क्या है, ऊ है, और उसके बाद क्या है, म है, क हो, प हो या म हो, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, श, ये बन जाएगा वपुष्मान,
वपुषमाण। ठीक, अब ये जो है सातवां नियम हमारा जो है ना कंप्लीट, जो सातों विकार थे संधि में वो कैसे कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, कौन सी वो स्थितियां होती हैं जहां पर ये विकार होता है, वो हमने पूरे उसको हमने विस्तार पूर्वक समझा और पढ़ा। और इस कक्षा को देखने के बाद विसर्ग संधि जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर पूर्ण हो चुकी है। और यदि आपने इसको ध्यान से समझ लिया, देख लिया, तो कभी भी आपको भविष्य में विसर्ग संधि से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, तो आज की जो है कक्षा है यहीं पर संपन्न होती है। और इसी के साथ मैं आप सभी के जो है उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।